हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कैसे फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। मतलब कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ठीक है, लेकिन अभी भी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? एक मोनार्क। ठीक। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि कैसे और भी कई सारे इवेंट्स हुए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक चेन ऑफ इवेंट्स है, तो अभी इवेंट्स खत्म नहीं हुए। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि कैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। इसके बाद हम ये देखेंगे कि फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है। रिपब्लिक कैसे बनता है उस चीज को अपन यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, मतलब कि किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, ये चीज उसने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन उसके बाद भी फ्रांस में कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। ठीक है, फ्रांस वॉज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, या ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेस है, कंडीशन अच्छी नहीं है। सिचुएशन रिमेन्ड टेंस इन फ्रांस इवन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि किंग जो है वो अपनी पावर वापस गेन करना चाहता है। कोई भी ऐसा किंग नहीं होता है जो ये चाहता हो कि उसकी पावर रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाए। वो चाह रहा है कि उसको उसकी पावर वापस मिल जाए, और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके वापस से अपनी पावर रिगेन करना चाहता है। एंड दैट इज व्हाई ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया। ठीक, सीक्रेट नेगोशिएशन से यहां पर हमारा क्या मतलब है? सीक्रेट नेगोशिएशन से हमारा मतलब है कि वो षड्यंत्र कर रहा है कि कैसे दूसरे किंग्स की मदद से वो फ्रांस में वापस से पहले जैसी अपनी कंडीशन रीगेन कर ले। ठीक, लेकिन बाकी के किंग्स मदद क्यों करेंगे? वो इसीलिए मदद करेंगे क्योंकि फ्रांस में जो कुछ हुआ उससे उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं उनकी कंट्री में भी ऐसा ना हो कि पब्लिक पावर गेन कर ले और किंग की पावर खत्म हो जाए। इसीलिए वो फ्रांस में इंटरफेयर करके फ्रांस में सारी चीजें पहले जैसा करना चाहते थे। लेकिन ऐसा वो कर पाते उससे पहले ही नेशनल असेंबली को पता चल गया। क्या पता चल गया? दैट नेबरिंग किंगडम्स वर प्लानिंग टू सेंड ट्रूप्स टू रीस्टैब्लिश मोनार्की इन फ्रांस, एंड दैट इज व्हाई नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792। ठीक है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया क्यों? प्रूशिया के साथ तो हमने देखा था कि किंग नेगोशिएशंस कर रहा है। ठीक है, प्रूशिया यूरोप में एक कंट्री हुआ करती थी जो अब हमें यूरोप के मैप पर नहीं दिखेगी। ठीक है, इसका रीजन क्या है ये हम 10th क्लास में समझेंगे। ठीक, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करी 1792 में। ऑस्ट्रिया क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया हमें याद है, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिटी, उनकी शादी हुई थी लुई 16 से, इसीलिए ऑस्ट्रिया हेल्प कर रहा है। और प्रूशिया के साथ नेगोशिएट किया था इन्होंने, इसलिए प्रूशिया हेल्प कर रहा है। जैसे ही ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करी नेशनल असेंबली ने, यहां से स्टार्ट होती हैं रेवोल्यूशनरी वॉर्स। ठीक है, लेकिन वॉर लड़ने के लिए आर्मी चाहिए, हथियार चाहिए, लेकिन अभी नेशनल असेंबली के पास ना बहुत बड़ी आर्मी है और ना हथियार है। लेकिन फिर भी नेशनल असेंबली के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने वाले लोगों का नंबर ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे फ्रांस के डिफरेंट प्रोविंसेस में जो आर्मी ज्वाइन कर रहे थे, बिकॉज दे वॉलेंटियर्ड टू ज्वाइन द आर्मी। वॉलेंटियर मतलब अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कोई अपनी मर्जी से मरने के लिए क्यों जाएगा? इसका रीजन क्या था? बिकॉज दोज पीपल सॉ दिस वॉर एज द वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। जो किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज हैं उनके खिलाफ ये वॉर थी, और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप के किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ ये वॉर है। इसीलिए फ्रांस के डिफरेंट प्रोविंसेस के जो लोग हैं वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए पेरिस आ रहे हैं, और जब वो पेरिस आ रहे हैं तो कई पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हुए आ रहे हैं। ऐसी ही एक जगह है फ्रांस में, मर्सेल्स, जो कि हमने फ्रांस के मैप में देखी थी। मर्सेल्स, वहां से जो वॉलेंटियर्स आ रहे थे वो एक सॉन्ग गाते हुए आ रहे थे, और ये जो सॉन्ग था ये कहलाया मर्सिलेस,
जो कि रॉजर दे ला इज़लेस नाम के एक पोएट थे, उन्होंने कंपोज किया था। और आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, मर्सिलाइस। ठीक है, लेकिन वॉर से हम जानते हैं कभी किसी का फायदा तो होता नहीं है, नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। ठीक है, तो यहां भी यही हुआ। दीज रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल ऑफ फ्रांस। Why? Because men were busy at the front, they were fighting in the war, and the responsibility of taking care of the family and earn livelihood for their family was given to the women. ठीक है, तो विमेन जो है वो पैसे भी कमा रही हैं और फैमिली का भी ध्यान रख रही हैं। क्यों? क्योंकि जो मैन है वो वॉर लड़ने में बिजी हैं। डेफिनेटली इसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करेंगे वहां के लोग। ठीक, तो बहुत से ऐसे लोग थे फ्रांस में जिनका ये मानना था कि द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर, रेवोल्यूशन आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ेगा आगे? अब इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, and these political clubs became a rallying point to discuss the government policies and their actions that they should take to increase the powers या increase the rights of the poor। क्यों? क्योंकि इनका मानना यह था कि 1791 में जो रिवोल्यूशन हुआ या जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे पावर्स किसको मिली हैं? रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पुअर्स को अभी भी कोई पावर नहीं मिली, और इसलिए रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके लिए ये पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने, और सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल क्लब फेमस हुआ उसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक, मेन और विमेन दोनों के अलग अलग क्लब्स हुआ करते थे। विमेन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन दीज क्लब्स। ठीक, तो ये जो क्लब्स हैं, पॉलिटिकल क्लब्स हैं, इनके बारे में जरा हम और पढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें से हमारे लिए है जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन थे, उनका लीडर कौन था, ठीक है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है। मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब कौन थे? सबसे पहले हम देखते हैं जैकोबिन क्लब को इसका नाम कैसे मिला। ठीक है, पहले डिफरेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी जो रिलीजन से जुड़ी हुई होती थी। तो ऐसी कोई बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के काम आ रही है, उस बिल्डिंग को बोला जाता था कॉन्वेंट। ऐसी ही एक बिल्डिंग थी सेंट जैकब की, पेरिस में। चूंकि ये जो क्लब था, इसकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती थी उस कॉन्वेंट में, तो वहां सेंट जेकब के कॉन्वेंट से, ठीक है, कॉन्वेंट का मतलब क्या है? रिलीजियस बिल्डिंग, और अ बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर अ रिलीजियस पर्पस। ठीक है, तो सेंट जेकब के कॉन्वेंट से इस क्लब को नाम मिला जैकोबिन क्लब। ठीक, मैन का क्लब है, विमेन ने बहुत सारे क्लब्स बनाए, उनके बारे में हम अलग से 4th सेक्शन जो है इस चैप्टर का, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये जो जैकोबिन क्लब है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो जैकोबिन क्लब, इसके मेंबर्स कौन हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं जैकोबिन क्लब। ठीक, इसके मेंबर्स कौन हैं? लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेस प्रॉस्परस सेक्शन जैसे कि शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, प्रिंटर्स, ठीक है, डेली वेज वर्कर्स, सर्वेंट्स, शॉपकीपर्स, ये सारे लोग जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जो लेस प्रॉस्परस हैं, वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं। और इनके लीडर का नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, ये इनके लीडर है। ठीक, अब धीरे धीरे ये जैकोबिन क्लब काफी पावरफुल हो गया, और इन्होंने स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि डॉकयार्ड वर्कर्स पहना करते थे। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ताकि ये नी ब्रीचेस पहनने वालों से अपने आप को अलग दिखा सकें। नी ब्रीचेस क्या होती थी? पहले एक ट्राउजर पहनते थे लोग जो घुटनों तक होता था, नीज तक होता था, और उसके बाद बूट होता था। ठीक है, पुरानी मूवीज आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जो रिच लोग होते थे, जो पावरफुल लोग होते थे, वो नी ब्रीचेस पहना करते थे पूरे यूरोप में। ठीक,
तो इन्होंने स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि ये शो करना चाहते हैं कि नी ब्रीचेस पहनने वालों के पास अकेले पावर नहीं है, पावर होल्ड करने वाले नी ब्रीचेस नहीं भी पहनते हैं। ठीक, तो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे और इसके साथ साथ एक रेड कैप लगाते थे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे। ठीक है, रेड कैप क्यों? क्योंकि रेड कैप फ्रीडम का सिंबल होता है। ठीक, तो रेड कैप पहनते थे और स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, इसलिए ये कहलाए सेंस क्लोटस। सेंस क्लोटस। ठीक है, सेंस क्लोटस का मीनिंग ही होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक, अब ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं, या ऐसा कहें इनके जो लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, ये क्या करना चाह रहे हैं? इंसुरेक्शन। इंसुरेक्शन का मतलब क्या है? रिबेलियन, विद्रोह। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी फ्रांस में फूड ग्रेन्स की प्राइस ज्यादा है और फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है। इसी कारण से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और अभी भी वही कंडीशन है, फूड ग्रेन्स की प्राइसेस ज्यादा हैं और फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई है वो कम है, उसका प्रोडक्शन जो है वो कम है। ठीक है, इसीलिए ये फिर से रिवोल्ट करना चाहते हैं और इनको ये मौका मिला अगस्त में। ठीक है, ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी वॉर्स ही फ्रांस में ये चल रहा है, रेवोल्यूशनरी वॉर्स फ्रंट पे चल रही हैं और विद इन फ्रांस क्या चल रहा है? इंसुरेक्शन, जिसे अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कब हुआ? 10 अगस्त 1792, 10th of August 1792। ठीक है, इसीलिए इसे अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे यहां से अभी तक जो हमने पढ़ा कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज के अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद रेवोल्यूशनरी वॉर्स का ड्रॉबैक क्या है। ठीक, जैकोबिन क्लब को उसका नाम कहां से मिला, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन थे, उनका लीडर कौन था, उनको सेंट क्लोटस क्यों बोला जाता था, ये सारे यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगस्त रेवोल्यूशन के बारे में अपन को बताना पड़ेगा। राइट इन शॉर्ट अबाउट अगस्त रेवोल्यूशन। क्या हुआ इस दिन? 10 अगस्त की सुबह सुबह जो थर्ड एस्टेट के लोग, या ऐसा कहें जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया? पैलेस ऑफ टुलेरिस पर अटैक किया। ठीक है, पैलेस ऑफ टुलेरिस पर अटैक करके उन्होंने जो वहां पर किंग के गार्ड्स थे उनको मार डाला और किंग को और उसकी फैमिली को हॉस्टेज बना लिया। ठीक, कई घंटों तक उन्हें हॉस्टेज बना के रखा। इसी बीच नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई और नेशनल असेंबली ने यह डिसाइड किया कि किंग को और उसकी पूरी फैमिली को प्रिजन में भेज दिया जाएगा और दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें कुछ चेंज है। क्या चेंज है? एक्टिव सिटीजन की डेफिनेशन में चेंज आया। क्या चेंज आया? जो वोटिंग राइट्स थे, अभी तक 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के मैन जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्सेस पे कर रहे थे उनको था। अब चेंज ये आया कि ये जो वोटिंग राइट हैं, अब 21 इयर्स ऑफ एज ऑफ मैन उनको मिल गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेल्थ, चाहे वो टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चेंज क्या आया? 25 साल से घटाकर वोटिंग की एज 21 ईयर कर दी और सारे मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, ठीक है, ऑल द मैन ऑफ द एज ऑफ 21 इयर्स ऑफ एज गॉट द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेल्थ। इलेक्शंस हुए जिसमें जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जीत गए, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उनके लीडर बन गए। ठीक है, जो नई असेंबली इलेक्ट हुई उसको एक नया नाम भी मिला और उसको नाम मिला द कन्वेंशन। द कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन ने क्या किया? 21 सितंबर 1792 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म कर दी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जगह दे प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर हेड ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट बोथ आर इलेक्टेड। अभी हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाज नॉट इलेक्टेड, ही वाज अ हेरिडेटरी किंग। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा रिपब्लिक, मतलब कि गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल बी द इलेक्टेड पर्सन। तो अब फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन चुका है 21 सितंबर 1792 को। अब यहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों ही इलेक्टेड होंगे। ठीक, किंग के साथ क्या हुआ? किंग के ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगाए गए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, ट्रीजन मतलब देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया किंग लुईस 16 के ऊपर, एंड ही वाज फाउंड गिल्टी
and executed on 21st January 1793 at a place called De La Concorde. ठीक है, इस नाम की जगह पर Louis XVI was executed, and after some time his wife Marie Antoinette was also met with the same fate. ठीक है, ये हुआ, लेकिन इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई. अब बात करते हैं हम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, क्योंकि पावर इनके पास है. अब इन्होंने अपनी पावर का यूज कैसे किया, इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.